हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान। यह अध्याय 58 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान दो विश्व युद्धों के मध्य की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये तीनों राज्य कुछ समय तक एक दूसरे के मित्र रह चुके थे। युद्ध के पश्चात रूस को बहिष्कृत कर दिया गया, अलग कर दिया गया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने शांति संधियों के प्रारूप तैयार करने में और युद्धोत्तर दुनिया की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विश्व की सबसे प्रभुत्वशाली आर्थिक शक्ति बन गया। रूस, जो बाद में सोवियत संघ की स्थापना होने पर उसका हिस्सा बना था, युद्ध क्रांति, गृह युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप के दौर में यूरोप के सर्वाधिक छत्र विछत्र देश के रूप में सामने आया। 1930 के दशक के अंत तक रूस जो है एक प्रबल आर्थिक तथा सैनिक शक्ति का रूप लेकर उभरा। जापान इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की प्रबलतम शक्ति के रूप में उभरा और उसमें इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिस वर्साय संधि का प्रारूप तैयार करने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसको अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के 1920 ईस्वी के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने विल्सन की डेमोक्रेटिक पार्टी को हरा दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद आर्थिक विकास के बावजूद आर्थिक दुखी जो जीवन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, युद्ध के दौरान यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तो भारी क्षति हुई थी, किंतु अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। इसका कारण वो ये था कि कोई भी युद्ध अमेरिका की सरजमी पर नहीं लड़ा गया और उसके नगरों, उद्योग और खेत खलिहानों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। देखिए, युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार, जो युद्ध का ही परिणाम था, अचानक रुक गया, जिससे एक गंभीर संकट उपस्थित हो गया। लगभग 1 लाख कारोबारियों को अत्यधिक नुकसान हुआ और लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। परिणाम स्वरूप श्रमिक अशांति फैली और हड़तालों का दौर प्रारंभ हो गया। 1919 ईस्वी में लगभग 3,500 हड़तालें हुई, जिनमें लाखों श्रमिक शामिल हुए। ये हड़तालें महीनों तक चलती रही, लेकिन इसके शीघ्र बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चली। संयुक्त राज्य में प्रौद्योगिकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार जो है आरंभ हो गया। वह विश्व के मुख्य ऋणदाता राष्ट्र के रूप में सामने आया और यूरोप के ज्यादातर देश जो है उसके कर्जदार बन गए। अमेरिका के तीव्र औद्योगिक विस्तार का एक प्रमाण यह भी है कि 1930 ईस्वी में उस देश में 50 लाख से ज्यादा कारें बेची गई। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ इस देश की आर्थिक सत्ता और भी केंद्रित होती चली गई। हजारों छोटी कंपनियों को कुछ बड़ी कंपनियों ने अधिग्रहित कर लिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक खास विशेषता विभिन्न उद्योगपतियों के मध्य की स्पर्धा थी और कहावत यह थी कि जो बात जनरल मोटर्स के लिए अच्छी है वह पूरे अमेरिका के लिए अच्छी है। यह कंपनी कारों की प्रमुख निर्माता थी। 1929 ईस्वी का जो घोर संकट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 1929 ईस्वी के आरंभ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने घोषणा की कि हमारा देश जो है संसाधनों से परिपूर्ण है, मन को प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाली भव्य सुंदरता से यह संपन्न है, सुख सुविधा और अवसरों का उपयोग करती लाखों गृहस्थियों से ये भरपूर है। उसने आगे क्या कहा? उसने आगे कहा कि देश का जो भविष्य है उज्जवल है और आशाजनक है। इसके कुछ ही महीनों के बाद जो है 24 अक्टूबर 1929 को एक बड़ा संकट प्रारंभ हो गया, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा बढ़ते हुए लाभ के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग की संख्या जो थी वो सीमित थी। गैर कृषक आबादी का 5 से 7% हिस्सा इस सदी के तीसरे दशक के दौर में जो है बेरोजगार रही। लगभग दशक भर के अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के बावजूद अमेरिका में आधे से ज्यादा परिवार किसी तरह से गुजारा भर करने में जो है सक्षम थे, या इनसे मतलब इस गुजारा भर करने से भी ये दयनीय हालत में जी रहे थे। जो वस्तु उत्पादित किया जा रहा था उसे खरीदने की स्थिति में वे बिल्कुल भी नहीं थे
और अनुमान लगाया गया कि 1929 ईस्वी में पूरी व्यक्तिगत आय का लगभग 1/3 भाग आबादी के 5% लोगों के हाथों में चला जाता था। ऐसे लोग जिन्हें किसी भी अर्थ में अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी प्रणाली का आलोचक नहीं कहा जा सकता, इन्होंने स्वीकार किया कि क्रय शक्ति का बुनियादी असमान वितरण इस घोर संकट के प्रारंभ का एक मुख्य कारण था। शेयरों की कीमतों में गिरावट आने से संकट और भी गहरा होता चला गया। कीमतें गिरने से लोग घबराहट में अपने शेयर बेचने के लिए व्याकुल हो उठे और इससे क्या हुआ, शेयरों की कीमत में और भी कमी आई और शेयर इससे बिल्कुल धाराशाही हो गया। जो शेयर बाजार है वो बिल्कुल मतलब कि तबाह हो गया। इसके बाद बैंकों का दिवाला निकलने का दौर प्रारंभ हुआ। 1929 ईस्वी और 1932 ईस्वी के बीच 5,700 बैंकों का दिवाला निकल गया और 3,500 बैंकों ने अपने अपने कारोबार समेट लिए। उद्योग को बैंकों से कर्ज नहीं मिल सकते थे और जो वस्तु वे तैयार करते थे उसकी बिक्री नहीं होती थी। फलतः उद्योग धंधे बंद होने लगे। इससे लोग बेरोजगार हो गए और वस्तुओं की मांग में और भी कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप और जो कारखाने थे और भी बंद होने लगे। तो और भी कारखाने क्या हुए, बंद होने लगे और 1929 ईस्वी में बेरोजगारों की जो संख्या थी वो 15 लाख थी। 1930 में बढ़कर 50 लाख, 1931 में बढ़कर 90 लाख और 1932 ईस्वी में 1,30,00,000 पर पहुंच गई। 1932 ईस्वी में संयुक्त राज्य के कुल श्रम बल का 25% से अधिक बेकार था। कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आई। लाखों किसानों की भूमि उनके हाथ से निकल गई और वे निराश्रय हो गए। इसके बाद बात करें तो नस्लीय भेदभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। 1930 ईस्वी का जो दशक है अमेरिकी जनता के लिए एक भयावह काल था, काला समय था। सबसे दयनीय हालत अश्वेत लोगों की थी। जो दयनीय हालत थी वो अश्वेत लोगों की थी। उनमें 2 लाख से अधिक सैनिक थे जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के मोर्चे पर भेजा गया था। गोरों की भीड़ के द्वारा अश्वेतों की हत्या की वारदातें बढ़ती गई और यहां तक कि युद्ध से लौटे अश्वेत लोगों को भी अपमानित और प्रताड़ित किया गया था। नस्ली अलगाव और भेदभाव पूरे देश में फैल गया था और यह दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया था। देश के कई हिस्सों में गोरों के कुक्लक्स क्लान जैसे आतंकवादी गिरोह सक्रिय हो गए थे। कुक्लक्स क्लान जैसे आतंकवादी गिरोह सक्रिय किनके थे, तो ये गोरों के थे। आर्थिक मंदी के दौर में अमेरिका के अश्वेत लोगों की स्थिति और भी शोचनीय हो गई। गोरों की मांग थी कि जब तक हर एक गोरों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक कोई भी रोजगार अश्वेतों को न दिया जाए। 1930 ईस्वी का दशक अमेरिकी समाज में आमूल परिवर्तनवाद का काल था। इस कालावधि में, इस पीरियड में वहां एक प्रबल श्रमिक आंदोलन उभरने लगा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टी का गठन पहले ही हो चुका था। इस अवधि में उसकी भी शक्ति बढ़ी और उसने काले और गोरे श्रमिकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काले लोगों ने भी नस्लवाद से लड़ने के लिए स्वयं को संगठित किया। इस काल में 2 सरासर अन्यायपूर्ण मुकदमों ने संयुक्त राज्य को हिलाकर रख दिया। इनमें से एक मुकदमा था सैको और वेजेंती नामक 2 इटलावी अप्रवासियों का, जो ये इटलावी थे, ठीक है। और ये जो मुकदमा था, जिन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, इन दोनों को उनके विरुद्ध एकत्रित किए गए साक्ष्य जो थे वो सामान्यतः संदेह के नजर से देखे गए थे और इस संदेह के नजर से मतलब कि जो साक्ष्य था इनके विरुद्ध में वो मतलब कि पूरी तरह से क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था कि इन्हीं लोगों ने इस अंजाम को मतलब कि वारदात को अंजाम दिया है। इस संदेह की नजर से देखते हुए भी दोनों को मृत्यु दंड दे दिया गया और अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों में सामान्यतः यह माना गया कि ये दोनों व्यक्ति जो थे वो निर्दोष थे। उन्हें एक झूठे मामलों में फंसाया गया था ताकि इस भय को बढ़ावा दिया जा सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका को तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की ओर से क्रांति का खतरा है। दूसरा मुकदमा याद रखिएगा, दूसरा जो मुकदमा किस नाम से जाना जाता है, तो स्कॉट्सबरो मुकदमे के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः नस्लवाद का मामला था। ये नस्लवाद का मामला था। इसमें क्या हुआ था, 1931 ईस्वी में 2 गोरी वेश्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 9 अश्वेत लड़कों पर मुकदमा चलाया गया था। ज्यूरी के सभी सदस्य गोरे थे और उन्होंने 9 में से 8 को
मृत्युदंड दे दिया। इन लड़कों को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छिड़ गया जिसे विश्व जनमत का भी समर्थन प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नई नीति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी जिसका प्रारंभ तो अमेरिका से हुआ, लेकिन अंत में उससे जो है यूरोप के सभी देश प्रभावित हुए और उसका पर्याप्त प्रभाव विश्व के प्रत्येक देश पर पड़ा। अमेरिका में आर्थिक संकट के कुछ गंभीरतम परिणामों का निवारण 1933 ईस्वी के पश्चात जो है आरंभ हो गया। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व काल में हुआ, जो सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में इस पद के लिए निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार 3 बार निर्वाचित हुए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुधार का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया उसे न्यू डील यानी नई नीति कहते हैं। इसके बाद सोवियत संघ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रों के शोषण की समाप्ति की घोषणा की गई। सभी जातियों के आत्मनिर्णय, समानता और संप्रभुता के अधिकारों की घोषणा की गई। जारशाही के द्वारा की गई सभी गुप्त संधियों को रद्द कर दिया गया और पूर्व के देशों पर जारी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने का आह्वान किया गया, घोषणा किया गया। 1918 ईस्वी में रूस को रूसी सोवियत समाजवादी गणसंघ यानी रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है घोषित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते बोल्शेविकों ने भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के प्राय सभी प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिर्फ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और फिनलैंड जो कि अब स्वतंत्र राज्य बन चुके थे उससे बाहर रह गए थे। पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसी समय गृह युद्ध भी जो है प्रारंभ हो गया था और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप आरंभ हो गए थे। अतः 1920 ईस्वी में गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हो गए। युद्ध, साम्यवाद और नवीन आर्थिक नीति, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध तथा उक्त क्रांति के बाद छिड़े गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पूर्णतः छत बिछत हो गई थी। इसके तत्काल बाद वहां अकाल पड़ा और इन सब कारणों से लाखों लोगों की क्या हुई? लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1921 ईस्वी में औद्योगिक उत्पादन 1914 ईस्वी के पहले के मुकाबले केवल 13% हुआ। पूर्ण विध्वंस से बचने के लिए सोवियत सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए। भूस्वामियों से उनके बड़े बड़े खेत खलिहानों को छीनकर किसानों में बांट दिया गया। किसान जो कुछ भी पैदा करते थे उसमें से उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सकने लायक पैदावार अपने पास रखकर बाकी सब सरकार को देना पड़ता था और इस अन्न से आबादी का जो है बाकी हिस्सा अपना पेट भरता था। अगर बात की जाए तो लगभग किसी भी वस्तु की न ही खरीद हो सकती थी और न ही बिक्री। उद्योग से जो उत्पादन होता था वह श्रमिकों और अन्य लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता था। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप जिस प्रणाली का जन्म हुआ वह युद्ध साम्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध साम्यवाद 1921 ईस्वी में याद रखिएगा नवीन आर्थिक नीति नामक एक नई नीति जो है अपनाई गई थी। युद्ध साम्यवाद के तहत उठाए गए कदम वापस ले लिए गए। किसानों के उत्पादन पर उनका नियंत्रण पुनः स्थापित कर दिया गया। वेतन नगद दिए जाने लगा और वस्तुओं का व्यापार फिर से प्रारंभ हो गया। कुछ उद्योगों में प्रबंधन की गैर सरकारी व्यवस्था जो है आरंभ की गई और बहुत से छोटे उद्योग को खाननी के हाथों में रहने दिया गया। खाननी बहुत बड़ी संख्या में सहकारी समितियों की स्थापना की गई और 1921 के समय में 1921 ईस्वी में देश के एक बड़े भाग में फसलें बहुत नष्ट हो गई, जिससे व्यापक भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ितों को प्रारंभिक राहत पहुंचाने का देशव्यापी कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। इसके बाद औद्योगिक विकास तथा सामूहिकीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नवीन आर्थिक नीति 1928 ईस्वी तक जो है लागू रही, जिसके बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास में तेजी लाने का प्रयत्न किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1929 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना और दूसरी 1934 ईस्वी में आरंभ की गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब कह सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ तब तक सोवियत संघ जो 1924 ईस्वी में स्थापित हुआ और सोवियत रूस जिसका हिस्सा बन गया एक प्रबल औद्योगिकृत और सैनिक शक्ति बन चुका था। अब तक कोई भी अन्य देश अपना औद्योगिकरण इतनी तेजी से नहीं कर पाया था जितनी तेजी से सोवियत संघ ने किया।
यह सफलता उसने अपने ही आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके पूर्ण रूप से राज की देखरेख तथा स्वामित्व में प्राप्त की थी। नवीन आर्थिक नीति के दौर में जो निजी उद्यम थे उनको राज्य ने अपने हाथों में ले लिया और उद्योग तथा व्यापार पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सोवियत संघ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से बचा रहना, मतलब कि कह सकते हैं कि बचे रहने में या बचे रहने वाला विश्व का एकमात्र देश था, तो ये बचा रह गया। सोवियत संघ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से ये बचा रहा। बड़े बड़े राजकीय फर्मों की स्थापना की, बाकी फर्मों का सामूहिकीकरण कर दिया गया और किसानों की जो है अलग अलग जोतों को मिलाकर सामूहिक फार्म बना दिया गया, जिन्हें कोल खोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोल खोज। कोल खोज क्या था? तो मतलब कि अलग अलग जोतों को मिलाकर एक सामूहिक फार्म बना दिया गया, जिन्हें कोल खोज कहा जाता था। और 1930 के दशक के अंत तक लगभग संपूर्ण भूमि सामूहिक फार्मों के अधीन हो चुकी थी। किसान इन फार्मों पर सामूहिक रूप से काम करते थे। वे भूमि के किसी टुकड़े पर मतलब उनका कोई मालिकाना हक अब नहीं रह गया था। संपन्न किसानों के वर्ग को मिटा दिया गया और ऐसा माना जाता है कि सामूहिकीकरण की प्रक्रिया की इस अवधि में लाखों किसान मारे गए। इसके बाद सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ 1924 ईस्वी में सोवियत एक नए संविधान के अनुसार रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्कमेन, यूक्रेन, अजरबैजान, कॉकेसस आदि सभी गणतंत्र एक संघ के अधीन लाए गए। इनका नाम था सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1936 ईस्वी में जब एक अन्य संविधान लागू किया गया, तब तक सोवियत संघ में 11 गणतंत्र शामिल हो चुके थे। इन गणतंत्रों का गठन राष्ट्रीयता तथा सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। संविधान के अनुसार अगर बात करें तो उन्हें सोवियत संघ से अलग होने का भी अधिकार था और इस संविधान से भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के प्रत्येक राष्ट्र को जो है अपनी भाषा और संस्कृति को प्राश्रय देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद एक दलीय शासन से तानाशाही की ओर, एक दलीय शासन से तानाशाही की ओर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बोल्शेविक दल, जो बाद में सोवियत संघ के साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसने देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस दल के अंदर धीरे धीरे समस्त लोकतंत्र समाप्त होता गया और बोल्शेविक दल का विकास जार की तानाशाही के समय हुआ था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो तत्कालीन व्यवस्था को क्रांति के द्वारा समाप्त करने के लिए एक प्रयत्नशील दल के रूप में उसकी एक महत्वपूर्ण किस्म की कार्य पद्धति जो है बनाई गई थी, जिसके तहत दल के अंदर वाद विवाद हो सकते थे और कभी कभी वे काफी उग्र रूप भी धारण कर सकते थे। लेकिन एक बार बहुमत से कोई फैसला हो जाने पर उसके सदस्य उस पर जो है अमल करने को बाध्य होते थे। जब तक रूसी क्रांति का सबसे बड़ा नेता लेनिन जीवित रहा, दल की यह कार्य पद्धति कायम रही। 1924 ईस्वी में लेनिन के मृत्यु के बाद दल के अंदर जो है सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। दल के अंदर पहला बड़ा संघर्ष स्टालिन और ट्राटस्की के मध्य हुआ। स्टालिन दल का महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी बन गया था। क्रांति के दौरान और बाद में विदेश मंत्री तथा युद्ध मंत्री के रूप में ट्राटस्की की भूमिका को जो है सिवाय लेनिन के और किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। 1927 ईस्वी में इस संघर्ष में स्टालिन की जीत हुई और ट्राटस्की को जो है दल से और बाद में 1929 ईस्वी में देश से निकाल दिया गया। 1940 ईस्वी में स्टालिन ने ट्राटस्की की मैक्सिको में हत्या करवा दी, जहां वह पिछले कुछ वर्षों से रह रहा था। अलग अलग मामलों में स्टालिन की नीतियों से असहमति प्रकट करने वाले दल के दो अन्य नेताओं जिनोवीव और बुखारिन को जो है समाप्त कर दिया गया। तो अलग अलग मामलों में स्टालिन की नीतियों से असहमति प्रकट करने वाले जो दल के दो अन्य नेता थे, जिनका नाम था जिनोवीव और बुखारिन, इनको जो है समाप्त कर दिया गया। जो देश एक नए प्रकार के समाज और एक श्रेष्ठतर सभ्यता की रचना करने का दावा कर रहा था, उसी देश में 1930 ईस्वी वाले दशक में धीरे धीरे एक व्यक्ति की तानाशाही कायम हो गई। संपूर्ण सत्ता स्टालिन के हाथों में सिमट आई। उसे हर ज्ञान का जो है स्रोत माना जाने लगा और उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। कुछ समाजवादी चिंतकों और नेताओं के लेखन में
सर्वहारा की तानाशाही को समाजवादी समाज की रचना के एक चरण के रूप में चित्रित किया गया था। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था ने वास्तव में जो स्वरूप धारण किया उसका मतलब सत्ताधारी दल की तानाशाही ही थी, और चूंकि उस दल पर स्टालिन का वर्चस्व था, इसीलिए प्रकारांतर से जो है उसका अर्थ स्टालिन का अधिनायकत्व था। 1953 ईस्वी में स्टालिन के मृत्यु के बाद सोवियत संघ में समाजवाद की रचना में गंभीर विकृतियां उत्पन्न हो गई। 1934 ईस्वी में लेनिनग्राद अब जो है सेंट पीटर्सबर्ग के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किरोव की हत्या कर दी गई, और इस घटना ने शीघ्र व्यापक रूप धारण कर लिया और बृहद सफाई अभियान द ग्रेट पर्ज के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो लेनिनग्राद की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 1934 में जो है किरोव की हत्या कर दी गई, और इस घटना ने क्या हुआ, इस घटना ने क्या किया, शीघ्र व्यापक रूप धारण कर लिया है और बृहद सफाई अभियान के नाम से जो है यह जो है प्रसिद्ध हुआ इस घटना को। और इसके बाद जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जापान की जो विस्तारवादी नीति थी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ काल तक चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक उपायों के सहारे जापान अपने प्रभुत्व को शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रसारित करने की नीति पर चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान की पहली बड़ी आक्रामक कार्रवाइयों में से एक यह थी कि 1931 ईस्वी में उसने चीन पर जो है एक विनाशकारी आक्रमण किया। 1938 ईस्वी में जापान ने जर्मनी के साथ कोमिंटर्न के विरुद्ध एक संधि की। उसकी महत्वाकांक्षी योजना पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी, जबकि इटली के साथ मिलकर जर्मनी शेष विश्व में यही करने का उद्देश्य मतलब बना रहा था। युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहा और वह सूती कपड़े, रेयान तथा कच्चे रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। कच्चे माल, मशीनों तथा खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर जो है उसकी निर्भरता ने क्या किया, उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ निर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया। इससे उत्पन्न कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने लोहा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग को खूब विस्तार किया। जापान के लोग अपनी समृद्धि के लिए चीन के संसाधनों तथा सामग्री को अपने अधिकार में करना आवश्यक मानते रहे। इसके बाद राजनीतिक जो दमन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जापान का औद्योगिक विस्तार श्रमिकों के घोर शोषण के बुनियाद पर हुआ। उद्योग और बैंकों पर जैपतसु नामक मालदारों के एक छोटे से गुट का नियंत्रण स्थापित हो गया था। जैपतसु का जापानी सरकार और राजनीतिज्ञों से आंतरिक संबंध था। श्रमिकों की रहन सहन की अवस्था दयनीय थी। किसानों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। देश में व्यापक असंतोष और अशांति फैल गई थी। 1919 ईस्वी में ऊंची कीमतों को लेकर देश में चारों ओर अशांति फैल गई। मजदूरी सामान्यतः इतनी कम थी कि श्रमिक इन कीमतों पर चावल खरीद ही नहीं सकते थे। इस अशांति को आमतौर पर चावल विद्रोह कहा जाता है। कारखानों, अमीरों के घरों और चावल के व्यापारियों की दुकानों पर आक्रमण किए गए, उन्हें जला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अगर बात किया जाए तो साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दलों का गठन हुआ, जिन्होंने श्रमिकों तथा किसानों को मतलब कि अत्याचरण पूर्व जो है अर्थतंत्र के विरुद्ध संगठित करने की कोशिश की। 1925 ईस्वी में खतरनाक विचारों को दबाने के लिए शांति रक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार शासन के स्वरूप में परिवर्तन करने या निजी संपत्ति के उन्मूलन की हिमायत करने वाला कोई संगठन बनाने वाला या ऐसी संगठन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। जापान में सैनिक फांसीवाद के बारे में देख लेते हैं। 1920 ईस्वी के दशक में जापान संसदीय शासन व्यवस्था की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा था और 1924 ईस्वी में सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। कब? 1924 में सभी पुरुषों को मताधिकार जो है दे दिया गया, मत का अधिकार दे दिया गया, लेकिन स्त्रियों को अभी भी जो है इस अधिकार से वंचित रखा गया। सेना देश के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति बनी रही और 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ से सरकार पर उसका वर्चस्व लगातार बढ़ता चला गया। जापानी समाज की सबसे प्रबल शक्ति थी। कई गुप्त समितियां गठित की गई थी जिनसे सेना के घनिष्ठ संबंध थे। वे सभी समितियां उदारवादी, शांतिवादी और लोकतांत्रिक विचारों पर प्रहार करती रहती थी। वे शांति, समाजवाद तथा लोकतंत्र के विचारों को विदेशी विचार बताती थी और इनसे जापान को बचाए रखना आवश्यक बताती थी। जापान के राष्ट्रीय तत्व के संबंध में इन समितियों की अपनी कुछ खास धारणाएं थी। सम्राट पूजा का भाव उन सभी में था। वे इस विश्वास का प्रचार करती थी कि सम्राट के लिए मरने का मतलब अमर हो जाना है।
दो युद्धों के मध्य जापानी सरकार के द्वारा अपनाई गई दमन नीति के कारण साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दल बिल्कुल पृथक हो गए थे। जो राजनीतिक प्रणाली जापान में उभरी उसे सैनिक फांसीवाद का जो है नाम दिया गया। और 1926 ईस्वी में हिरोहितो, याद रखिएगा, हिरोहितो को उत्तराधिकार में जापान का सम्राट पद मिल गया। 1868 ईस्वी में जिस सम्राट के अधीन जापान का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था उसके शासन को मेजी अथवा प्रबुद्ध शासन कहा जाता था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में यूरोपीय परिदृश्य के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस लिंक को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो आप हमसे जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।